हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लेक्चर 8 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट मीन्स प्रतिबल विकृति आरेख। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति आरेख। तो एमओएस का पहला चैप्टर चल रहा है और इसके प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लेक्चर 7 तक जरूर देखें, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखें। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें स्टूडेंट, प्रतिबल विकृति आरेख, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे वो बीटेक लेवल पे हो, चाहे डिप्लोमा लेवल पे हो, तो हर जगह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान लगा के देखिए पूरे वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द डायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, अगर हिंदी में बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, तो डक्टाइल मीन्स होता है नम्य पदार्थ और ब्रिटल मटेरियल का मतलब होता है भंगुर पदार्थ। ठीक है, तो हम किसी भी मटेरियल को कैसे पता लगाएंगे कि वो पदार्थ जो है, वो मटेरियल आपका वो डक्टाइल है या ब्रिटल है, दैट मीन्स भंगुर है या फिर तन्य पदार्थ है। तो उसके लिए हम निकालते हैं परसेंटेज एलोंगेशन, चेक करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, जब कोई भी बॉडी है आपकी, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, कोई भी टेंसाइल लोड लगा रहे हैं मान लीजिए, तो टेंसाइल लोड लगाने के कारण क्या होगा, इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, यानी कि ये स्ट्रेच होगा, खिंचाव होगा। अगर पहले लंबाई L1 है तो बाद में L2 हो जाएगी। तो परसेंटेज एलोंगेशन उसी तरीके से हम निकालेंगे। लोड लगाने के बाद जो फाइनल लेंथ आएगी, दैट मीन्स अंतिम लंबाई, और इनिशियल माइनस कर देंगे इनिशियल लेंथ यानी कि प्रारंभिक लंबाई, और डिवाइड कर देंगे इनिशियल लेंथ से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एलोंगेशन आ जाएगा, दैट मीन्स प्रतिशत खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव प्रतिशत बोल सकते हैं। तो अगर परसेंटेज एलोंगेशन दैट मीन्स खिंचाव प्रतिशत आपका लेस देन 5% है, यानी 5% से अगर कम है, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे, भंगुर पदार्थ बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने परसेंटेज एलोंगेशन खिंचाव प्रतिशत फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, अगर वो 5% या 5% से कम आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो मटेरियल आपका ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, अगर परसेंटेज एलोंगेशन जो आपका प्रतिशत कह सकते हैं खिंचाव जो है, वो 5% से 15% के बीच में है, ठीक है, तो उस पदार्थ को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो दैट मीन्स 5% से अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो डक्टाइल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन डक्टाइल की दो कैटेगरी है, एक होता है इंटरमीडिएट यानी मध्यम वर्गीय तन्य पदार्थ, और एक होता है कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल, दैट मीन्स पूर्ण तन्य पदार्थ। तो अगर 5 और 15 के बीच में परसेंटेज एलोंगेशन है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, मध्यम वर्गीय तन्य पदार्थ। अगर परसेंटेज एलोंगेशन आपका 15% से ज़्यादा है किसी भी पदार्थ का, दैट मीन्स वो पूरे की तरीके से डक्टाइल है, बहुत ही तन्य पदार्थ है वो, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का कंसेप्ट क्या है। हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचेंगे, प्रतिबल विकृति आरेख खींचेंगे, तो सबसे पहले हम डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग बनेगा वो, और ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग बनेगा। तो डक्टाइल के लिए पहले खींचेंगे, फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए खींचेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेन को मेज़र करते हैं। ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं, वहाँ पे हम यूटीएम मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूटीएम मशीन, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, स्ट्रेन को मेज़र करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम हुक्स लॉ लगा के या फिर और कुछ अदर फर्दर कैलकुलेशन करके हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रतिबल विकृति आरेख के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम मशीन का प्रयोग करते हैं। जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको हम इन शॉर्ट यूटीएम बोलते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका कार्यखंड होगा, जो वर्क पीस है, स्पेसिमेन है जिस पे हमें टेस्टिंग करनी है, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। उसको हम इस मशीन के बीच में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो आपके जॉज होते हैं, जॉ मतलब जबड़े होते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसको। दो जॉज लगे होते हैं, JAW जॉज, और इसमें जो है वर्क पीस को फंसाते हैं, और वर्क पीस को फंसाने के बाद दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। मतलब क्या, वो मशीन में ये एक एक तरफ का जो ऊपरी हिस्सा है वो बाहर की तरफ खींचेगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो अंदर नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से उसमें टेंसाइल लोड लगेगा। ठीक है, और फिर उसमें विकृति आएगी। तो हम जो स्पेसिमेन लेते हैं वो डंबल शेप का स्पेसिमेन लेते हैं। डंबल देख सकते हैं, जैसे आपके जिम में डंबल यूज़ करते हैं, उसके आकार का आपका जो रॉड है वो लेते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डंबल शेप स्पेसिमेन। या फिर डॉग बोन स्पेसिमेन बोल सकते हैं, जो कुत्ता जो हड्डी लेता है, खाता है, तो उसके आकार का भी बोल सकते हैं, तो डॉग बोन स्पेसिमेन भी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो बाहर की तरफ है उसका डायमीटर अलग होता है, लार्जर ज़्यादा डायमीटर होता है, और अंदर जो है वो डायमीटर कम होता है। तो हमें बाहर वाले से मतलब नहीं, अंदर वाले से मतलब होता है। और जो ये अंदर वाली लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं गेज लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, गेज लेंथ बोलते हैं। और इसी पे हमको ध्यान देना होता है, इसी में हमें चेक करना होता है इसमें लंबाई में कितनी परिवर्तन हुआ है, उसी से हम विकृति को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी गेज लेंथ होती है, गेज लंबाई बोल सकते हैं। अब इस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके दोनों हिस्से को, यानी ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले जबड़े में यानी जॉ में फंसाएंगे मशीन के, यूटीएम मशीन में, और दूसरा वाला हिस्सा दूसरे नीचे वाले हिस्से में फंसाएंगे। फिर दोनों तरफ से मशीन में खिंचाव उत्पन्न होगा, ये इधर की तरफ खींचेगा और ये इधर की तरफ खींचेगा, तो टेंसाइल लोड लगेगा इसमें। तो देख सकते हैं जैसे मशीन में इस तरीके से ये वर्टिकली फिक्स किया जाता है रॉड को, और टेंसाइल लोड लगाया जाता है मशीन में। तो यानी कि ये ऊपर इसको ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा ऊपर मशीन में ऐसे फंसा दिया जाता है, और नीचे वाला हिस्सा फंसा दिया जाता है, दोनों तरफ से खिंचाव बल लगाया जाता है, तो टेंसाइल लोड लगता है। जब टेंसाइल लोड लगेगा तो लोड क्या, जो स्पेसिमेन है आपका, जो रॉड है, वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, यानी कि खिंचाव उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगी। ठीक है, तो जब लोड से स्ट्रेच होगा तो उसके बाद क्या होगा, मटेरियल डिफॉर्म होगा टेंसाइल लोड की वजह से। यहाँ तनाव बल लग रहा है, तनाव बल की वजह से मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएगा, विरूपण उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद यानी उसके शेप में चेंज होगा, विरूपण का मतलब उसके आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोड लगा रहे हैं तो लोड को हम कैसे लगाते हैं, लोड को मशीन पे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा लोड लगाया, फिर ज़्यादा लोड लगाएंगे, तो इस तरीके से लोड को बढ़ाते रहते हैं। तो लोड को हम इंक्रीज करते हैं, लोड इज इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोड और लेंथ में हम ग्राफ खींचें तो क्या होगा, तो हमने लोड को वाई एक्सिस में रखा है, और लेंथ को, गेज लेंथ को एक्स एक्सिस में रखा है। तो इसकी लेंथ में ऑब्वियस सी बात है कि जब लोड लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, जब लोड 0 है उस समय जो इनिशियल लंबाई है उसको LI ले रहे हैं, इनिशियल गेज लेंथ बोल रहे हैं, प्रारंभिक गेज लंबाई बोल रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं। तो जब लोड बढ़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे लोड इस समय इतना है, तो लोड इतने होने के बाद इसमें लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई, LI से थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे लंबाई बढ़ती जा रही है, और एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। दैट मीन्स आपका समानुपाती होगा लोड और लेंथ, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी। और फाइनली हमने मान लीजिए इतने लोड पे ये फाइनल लंबाई बढ़ गई है, इतना लंबा, इतना खिंच गया है, इतना आपका लोड लगाया गया था। ठीक है, तो जब लोड लगाया है, लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन आ गया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन यानी विकृति कैलकुलेट कर सकते हैं। विकृति का फॉर्मूला मैंने बताया, एप्सिलॉन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब प्रारंभिक लंबाई यानी फाइनल गेज लेंथ माइनस इनिशियल गेज लेंथ, और फिर नीचे रख देंगे इनिशियल गेज लेंथ, प्रारंभिक लंबाई। तो इस तरीके से हम विकृति कैलकुलेट कर लेंगे, और उसी के आधार पे हम फिर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। फिर दोनों में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन जाएगा। तो होप आप लोग को ये बेसिक समझ में आया। अभी तक मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बताया है, अभी मैंने बताया है कि शुरुआत मतलब कैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, SUT जान लीजिए, कि क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो UTS बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इन शॉर्ट SUT से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
और इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, यानी अधिकतम जितना भी तनाव प्रतिबल कोई भी पदार्थ सह सकता है बिना फेल हुए, उसी को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि अधिकतम प्रतिबल, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, सह सकता है बिना बिना फेल हुए, उसी को हम बोलते हैं उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो हर एक पदार्थ का कुछ ना कुछ, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ यूटीएस होता है। अंतिम तनाव प्रतिबल बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हिंदी में। तो आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं इंड्यूस स्ट्रेस क्या होता है। इंड्यूस स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये रॉड है, लोड लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस कितना आएगा, मैंने बताया स्ट्रेस एक उपजता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के कारण, वो कितना होता है, लोड अपॉन एरिया के बराबर आता है। तो जो स्ट्रेस उपज रहा है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर इंड्यूस स्ट्रेस यानी कि जो सिग्मा है वो एस यू टी से ज़्यादा हो जाए, मतलब एस यू टी क्या था, जितना ये मैक्सिमम सह सकता है, और लोड जो जो स्ट्रेस उपज रहा है, जो पैदा हो रहा है, वो उसके एस यू टी से भी ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि मटेरियल फेल हो जाएगा। दैट मीन्स नेकिंग होने लगेगी। नेकिंग का मतलब क्या होता है, इस सिचुएशन में अगर सिग्मा एस यू टी से ज़्यादा हो जाएगा तो बीच से ये मटेरियल आपका पतला होने लगेगा, लाइक दिस, ऐसे पतला होने लगेगा, और पतला होते होते फिर बाद में वो टूट जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल फेल हो जाएगा ड्यू टू नेकिंग। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, सामर्थ्य हिंदी में बोलते हैं। तो हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ सामर्थ्य होता है। इसको नेक्स्ट, इसके सारे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे यांत्रिक गुणधर्म है हर मटेरियल के, ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन स्टैंड, तो एक होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने बताया था क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। ये तो टेंसाइल स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मतलब कितना भी अधिकतम प्रतिबल जो मटेरियल ले सकता है, उसी को सह सकता है, उसी को हम उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मैं कंसेप्ट आपको आगे समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको तो। अब हम बात करते हैं, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचेंगे वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचेंगे। तो दो स्ट्रेस होती है, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस प्रतिबल होता है वो कैसे हो, क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जैसे मान लीजिए हमने ये एक रॉड है, उस पर हमने पी फोर्स लगाया, यहाँ एफ दिखाया, मान लीजिए ये पी है, पी ही आप लोग पढ़े हुए हैं। तो पी लोड लगा रहे हैं, उस समय एरिया कितना है, ए नॉट है, यहाँ पे एरिया जो है ए नॉट है, और लंबाई कितनी है, एल नॉट है। ठीक है, फिर लोड हमने लगाया, लोड लगाने के बाद एरिया बदल जाएगा, क्योंकि ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी और लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या हो गया, ए नॉट से ए हो गया। ठीक है, तो जब इंजीनियरिंग, और ऐसे ही हम लोड अगर बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बदलता जाएगा, यानी एरिया और कम होता जाएगा, लंबाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा कि लोड अपॉन एरिया होता है। तो हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो एरिया लेते हैं नीचे, वो इनिशियल यानी प्रारंभिक अगर एरिया ले रहे हैं, वो लोड हम बार बार बढ़ाते जा रहे हैं, तो और लेकिन हर बार कैलकुलेट करते समय हर प्रत्येक बार जो है हम प्रारंभिक एरिया ले रहे हैं, इनिशियल एरिया ले रहे हैं, उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो स्ट्रेस मिल रहा है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। अब ट्रू स्ट्रेस क्या है, ट्रू स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि जैसे हमने लोड बढ़ाया है तो हर बार एरिया बदलता जा रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे एरिया बदल रहा है। मान लीजिए अभी लोड लगाया पी और उसके बाद एरिया में परिवर्तन हो गया ओ, तो इस समय जो ट्रू स्ट्रेस होगा वो क्या लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, तो ये हर बार बदलता जाएगा। तो इस तरीके से पी को अगर फिर और बढ़ाएंगे और एरिया में परिवर्तन हो गया तो नीचे एरिया को बदल देंगे, तो हर एक बार जो अलग अलग एरिया आएगा तो अलग अलग ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, ए नॉट प्रारंभिक एरिया ही लेके चलते हैं, और हम लोग एज ए जो डिज़ाइनर होते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है, बार बार चेंज नहीं होता है, तो अपनी सहूलियत के लिए हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस लेके हम कर्व को प्लॉट करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर स्ट्रेन में डायग्राम खींचेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे झुकता है, लेकिन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सीधा ऊपर जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ने से पहले ये चीज़ समझना जरूरी था। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाली है स्टूडेंट, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच करिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब हमारा मेन अब टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले से मैंने थोड़ा सा बना रखा है यहाँ पे, तो इसको डिस्कार्ड नहीं किया था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर बात करें
तो देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो बेसिकली हम किस पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति आ रहा है, खींचने जा रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल। और जनरली डक्टाइल मटेरियल हम ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो माइल्ड स्टील के लिए खींच रहे हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील एक प्रकार का डक्टाइल मटेरियल है आपका। तो किसी भी अमुक पदार्थ को भी नॉर्मल मटेरियल है के ग्राफ पर प्रतिबल विकृति में जो प्रदर्शित संबंध होता है उस पदार्थ का प्रतिबल विकृति आरेख होता है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है उसी को दर्शाता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे स्ट्रेस और वाई एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया है, स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि सिग्मा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया है स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अब हम क्या कर रहे हैं, जब जीरो यहाँ पे ओ जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं ओ को। तो इस समय देख सकते हैं यहाँ पे जब स्ट्रेस जीरो है, यानी कि जब लोड कुछ नहीं लगाया है, स्ट्रेस जीरो है उस समय, तो उस केस में स्ट्रेन भी कुछ नहीं होगा, विकृति भी कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड को जब बढ़ा रहे हैं, लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, लोड को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो जब स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, विकृति भी बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ तक फॉलो होता है, ए पॉइंट तक फॉलो होता है, यानी एक बिंदु आ जाता है ए पॉइंट, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समानुपाती सीमा बोलते हैं, ठीक है। ए पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो अप टू दिस पॉइंट, यानी ए पॉइंट तक, ओ से लेके ए पॉइंट तक समानुपाती सीमा होती है। और इस पॉइंट तक जो पदार्थ होता है वो किसको फॉलो करता है, हुक के नियम को फॉलो करता है। हुक्स लॉ मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, हुक के नियम को फॉलो करता है ये पदार्थ ए पॉइंट तक। दैट मीन्स इस पॉइंट तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, तो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कर्व जो है आपका जो आरेख है वो थोड़ा सा टिल्ट होने लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ए से आगे बढ़ते हैं और लोड लगाते हैं मटेरियल पे, पदार्थ पे, तो हमारा एक बी पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जो बी पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है कि अप टू दिस पॉइंट, यानी ओ से बी तक अगर जो लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इस पॉइंट तक आपका इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब बी पॉइंट से पहले जितना भी लोड लगा रहे हैं, तो बी पॉइंट तक अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वापस वो पदार्थ अपनी पुनः साइज को, आकार को प्राप्त कर लेगा, प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। और जैसे ही हम बी पॉइंट से आगे बढ़ जाएंगे तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन जोन में चला जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें स्थायी विरूपण होने लगेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट तक उसमें स्थायी विरूपण नहीं होता है, अस्थायी विरूपण होता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। अब इस पॉइंट तक अगर मटेरियल पे लोड लगाया है और लोड हटाने पे वो फिर से अपनी आकृति को, शेप को पा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम फर्दर लोड बढ़ाते जाते हैं तो इलास्टिक लिमिट से आगे कर्व बढ़ता है आपका और वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में चला जाता है, स्थायी विरूपण जोन में चला जाता है, ठीक है। लोड को आगे बढ़ाते, जब लोड को फिर आगे बढ़ा रहे हैं फिर कर्व आपका लीनियर नहीं रहता है और थोड़ा सा टिल्ट होने लगता है, देख सकते हैं। फिर हमें एक पॉइंट मिलता है, लोड बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट मिलता है जिसे हम बोल रहे हैं सी पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, वाई एल, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट दो होता है, एक अपर यील्ड पॉइंट, फिर दूसरा होता है डी, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो अपर यील्ड पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं उच्च पराभव बिंदु और लोअर यील्ड पॉइंट को बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ या फिर पराभव सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आगे इसमें लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। तो जो सी पॉइंट है ये फर्स्ट यील्ड पॉइंट है आपका। और ये यील्ड पॉइंट जब आ जाता है, यील्डिंग होती क्या है बेसिकली ये समझिए आप लोग। यील्डिंग क्या होती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक वाइट स्क्रीन पे दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स बताया पहले भी कि ये आपका मटेरियल है, ठीक है। ये रॉड है, मान लीजिए इस पर मैंने लोड लगाया, ठीक है, लोड लगाया है। और इस पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं एक परत खींच रहा हूँ, एक सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। इस पर पी लोड लगाया,
एक सेक्शन ले लिया बीच में, एक फाइबर ले लिया है, और इस सेक्शन को सेक्शन 1, इस सेक्शन को सेक्शन 2 बोल रहा हूँ। अब मेथड ऑफ सेक्शन अगर लगाऊंगा मैं, तो अगर अगर अलग अलग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ मैं FBD, तो ये सेक्शन 1 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो इस पे जो लोड P लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो अणु हैं, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिरोध बल लगाएंगे। इसको हम बोल रहे हैं F। इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं? F, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बल है। इसी तरह टू का बनाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिरोध बल लगाएगा। तो बिफोर यील्डिंग, यानी कि यील्डिंग से पहले, बिफोर यील्डिंग यानी यील्डिंग जब नहीं होती है, बिफोर यील्डिंग क्या होता है? बिफोर यील्डिंग, आप, मैं थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, तो बिफोर यील्डिंग यानी बिफोर यील्डिंग क्या होगा? जो आपका P है F के बराबर होगा। दैट मीन्स वहाँ पे संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, बिफोर यील्डिंग P जो है F के बराबर है, यानी संतुलन में है ये। तो बिफोर यील्डिंग P जो है F के बराबर होगा। तो जैसे ही यील्ड पॉइंट आएगा, ठीक है, जैसे पहला यील्ड पॉइंट मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका F है, यानी आंतरिक प्रतिरोध बल है, वो क्या हो जाएगा? लेस देन P हो जाएगा। यानी कि अणु जो है प्रतिरोध बल लगा रहे थे, वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अप्लाइड लोड। यानी हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, बाहर बल बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पे आपका जो आंतरिक प्रतिरोध बल है वो कम हो जाएगा लगाए गए बल से। तो उस केस में हमें यील्ड पॉइंट मिल जाएगा, पहला यील्ड पॉइंट, यानी पहला यील्ड आने के बाद जो है आंतरिक प्रतिरोध बल कम हो जाएगा। तो जब ये प्रतिरोध बल कम हो जाता है स्टूडेंट, ये कम कैसे होता है देख सकते हैं। जैसे ये फाइबर्स हैं, यानी कि ये फाइबर ले लिया, इस पे अणु है, यानी 2 फाइबर ले लिया मान लीजिए, इस पे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, और ये जब लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो इनकी दूरी बढ़ती जाएगी फाइबर की, और दूरी बढ़ती जाएगी तो इनमें जो आकर्षण मॉलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि अणु बल जो होता है, कह सकते हैं पारस्परिक जो आकर्षण बल होता है, वो दूर होते जाते हैं, तो कम होता जाता है, और कम होता जाता है तो उस केस में F जो है लेस देन P हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रतिरोध बल है वो कम लगने लगेगा। तो उस केस में हमारा यील्ड पॉइंट आ जाता है। और इस कंडीशन में होता क्या है, तब हम इसको बोलते हैं यील्डिंग। और यील्डिंग में होता क्या है स्टूडेंट, कि अगर हम सेम लोड लगाएं, जैसे हमने लोड लगाया था, जस्ट अ सेकेंड, तो उस केस में होता क्या है स्टूडेंट, कि लोड जैसे मैंने लगाया है, जब P जो है F जो है P से कम है, हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका यील्डिंग आ गई। और यील्डिंग के केस में क्या होता है कि सेम लोड पर, यानी कि सेम लोड लगाने पे सिग्मा जो है आपका, सेम लोड लगाने पे स्ट्रेन जो है अधिक मिलता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी कि इस केस में क्या होगा, जब यील्डिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे जब सी पॉइंट से यील्डिंग शुरू हो जाती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस, P लोड लगाने पे स्ट्रेस कम होता जाता है, कम थोड़ा सा हो जाता है, और जो आपका स्ट्रेन है वो लेकिन बढ़ता जाता है। यानी सेम लोड पे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जाता है यील्डिंग में, क्योंकि आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे D पॉइंट पे आ जाएगा तो ये लोअर यील्ड पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद यील्डिंग खत्म हो जाएगी। तो यील्डिंग खत्म क्यों होती है? क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि लोड बढ़ाते जा रहे हैं, अभी इस कंडीशन तक हम लोड नहीं बढ़ाए थे, तो लोअर यील्ड पॉइंट मिल गया है। और इस कंडीशन में क्या होगा, F लेस देन P हो गया, तो उस केस में फिर से ये हम लोड आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाता जाता है, यानी कि फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। क्यों स्ट्रेस बढ़ने लगता है? क्यों? अभी तो मैंने बताया कि आपका F लेस देन P है, तो उसको भी समझना जरूरी है स्टूडेंट, उसको मैं समझाता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि F जो है लेस देन P हो गया है, तो अभी मैंने बताया कि जैसे 2 फाइबर लिए थे और वो दूर होते गए। ठीक है, दूर होते गए तो आंतरिक प्रतिरोध बल जो है वो कम होता गया है, अणु दूर होते गए। ठीक है, अब क्या होगा कि मटेरियल्स जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिसलोकेशन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट होता है, अभी तो मैंने ऐसे बताया, लेकिन मॉलिकुलर अरेंजमेंट में होता है कि फाइबर्स में जो है वो कहीं पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं पे कम होते हैं। ठीक है, किसी फाइबर में समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, डिसबैलेंसिंग हो जाती है दोनों के अणुओं के बीच में, दोनों परतों के बीच में, दो परतें लिया है तो ये जो परतें हैं, जो फाइबर्स हैं, वो टिल्ट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। और जैसे ही टेढ़े हो जाते हैं फिर जो इनके दूरी दूर होने के कारण ये क्या हो गए थे, इसमें जो आकर्षण बल होता गया था वो कम हो गया था। लेकिन जैसे ही ये डिसलोकेशन की वजह से टिल्ट हो जाते हैं तो फिर से इनमें पारस्परिक जो आकर्षण बल है मेंटेन हो जाता है, बैलेंस फिर से हो जाता है, और फिर जो है आपका जो है एफ जो है पी के बराबर हो जाता है। और फिर हम लोड फर्दर करते हैं, फिर जब फर्दर लोड करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस फिर बढ़ता जाता है और आपका स्ट्रेन भी उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ता जाता है। तो होप आप लोग को ये यील्ड डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही जगह ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इवन मुझे भी नहीं समझ में आया था जब मेरे टीचर्स ने बीटेक के टाइम में पढ़ाया था, फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे समझने में समझ में आया था। ठीक है, तो फिर फर्दर डी पॉइंट के बाद जब पारस्परिक संबंध बन गया है अणुओं के बीच में, फिर जब से हम लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाने के बाद स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है, स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ई पॉइंट, जो मैक्सिमम अंतिम सामर्थ्य होता है उसका, यानी कि मटेरियल इतना लोड सह सकता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद मटेरियल में नेकिंग होने लगती है, मटेरियल पतला होने लगता है बीच से, और फर्दर जब लोड करेंगे तो कम लोड पे ही वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन तो बढ़ेगा और पतला पतला होते होते वो टूट जाएगा। किसी ई पॉइंट के बाद कभी भी वो टूट सकता है, वो पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं इसको, और एफ पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जैसे ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो जब डिज़ाइन हम करते हैं, मटेरियल की सामर्थ्य लेते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल की एस वाई टी हम लेके चलते हैं, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेके नहीं चलते हैं हम। क्या जो डिज़ाइनर होता है वो कहता है कि इस जो एस वाई टी है इससे ज़्यादा मटेरियल पे या फिर जो पदार्थ जो कंपोनेंट बना रहे हैं डक्टाइल मटेरियल उससे ज़्यादा लोड ना लगाएं, सेफ्टी के लिए। ठीक है, अल्टीमेट तक नहीं जाते, मतलब जो रिकमेंड किया जाता है कि इतने लोड पे ही मटेरियल पे लोड लगाया जाए। तो एस वाई टी जो होता है ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेंथ लेके चलते हैं हम एस वाई टी लेके चलते हैं, ना कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। ठीक है, इतना सह सकता है, लेकिन डिज़ाइनर क्या कहता है कि इतना ही लोड आप लोग लगाएं भाई। ठीक है, तो होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको एस वाई टी बोलते हैं। तो डिज़ाइनर बोलता है कि एस वाई टी तक इतना स्ट्रेस मटेरियल पे लगाएं, ना कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएं। तो होप आप लोग को ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। वीडियो लेंदी हो गई है, 27 मिनट हो गए ऑलरेडी, बट फिर भी होप आप लोग को मैं समझाने में वो हो गया हूँ, समझा पाया हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल लिमिट, ओए, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रत्यास्थ सीमा, यील्ड पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट क्या, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हैं जो भी मैंने बोला है। ठीक है, तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु, समानुपाती सीमा, प्रत्यास्थता सीमा, उच्च पराभव बिंदु, निम्न पराभव बिंदु, अंतिम सामर्थ्य, और एफ पॉइंट यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है या फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भंजक बिंदु। तो हिंदी में भी सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आप लोग का टाइम लूँगा इस वीडियो में। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो प्रूफ स्ट्रेस नथिंग, ये सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ ही होता है। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। तो जैसे कुछ डक्टाइल जो मटेरियल्स होते हैं उसका यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। तो इसलिए हम उसके लिए इस प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट लेके आते हैं, ये हाइपोथेटिकल ही है। तो प्रूफ स्ट्रेस बेसिकली मटेरियल का क्या होता है, ये इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है दैट कैन इंड्योर अंडर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रूफ स्ट्रेस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मटेरियल जो है 0.2% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को एग्जिबिट करता है। मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो 0.2%, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपका इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट के बाद 0.2% आगे स्ट्रेन जो आता है, वहाँ उस पॉइंट को बोलते हैं, 0.2% अगर स्ट्रेन ज़्यादा आ गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे आपका प्रूफ पॉइंट बोलेंगे, और उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगा उसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसी प्रूफ स्ट्रेस को ही हम यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझिए।
तो देख सकते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो ये लीनियर कर्व आपका था, ये पूरा होगा लेकिन आधा ही हमें काम है। तो यहाँ तक मान लीजिए आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के हुक के नियम को पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 0.2% स्ट्रेन आगे लेंगे, यानी 0.2% का मतलब क्या हुआ, 0.002%, का मतलब क्या हुआ 0.002, ठीक है। इतना हम स्ट्रेन आगे स्केल से बढ़ेंगे, इतना आगे मैं यहाँ मार्क कर लिया है। अब इस लाइन के पैरेलल, जैसे ईडी में आप लेते थे ना ड्राफ्टर से, उसी लाइन के पैरेलल, इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, और ये रेखा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को जहाँ पे कट करेगी, उस बिंदु पे जो स्ट्रेस मिलेगा उसी को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं मटेरियल की। तो होप आप लोग को ये क्लियर होगा, क्योंकि हम डिज़ाइन डक्टाइल मटेरियल का मैंने बताया था, यील्ड स्ट्रेस ही डिज़ाइन क्राइटेरिया मानते हैं, उसका स्ट्रेंथ मानते हैं, इसलिए प्रूफ स्ट्रेस जिस मटेरियल का हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इस नियम से, इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी तक हमने देखा डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो जैसे डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, माइल्ड स्टील हो गया आपका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कार्बन स्टील हो गया। कुछ ब्रिटिल मटेरियल होते हैं। ब्रिटिल मटेरियल क्या होता है, भंगुर पदार्थ होते हैं, जो कि उसमें कोई नेकिंग नहीं होती, मतलब प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। डक्टाइल मटेरियल में क्या है, वो धीरे धीरे पतला होकर तब टूटेगा, लेकिन जो ब्रिटिल मटेरियल होते हैं वो विदाउट इंडिकेशन अचानक से टूट जाते हैं, लोड लगाने के बाद एक लिमिट के बाद वो अचानक से टूट जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ ब्रिटिल मटेरियल का, जैसे आपका क्या है, ग्लास होता है, जो शीशा होता है, जैसे खिड़की है मान लीजिए, तो उस पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मारे तो हो सकता है वो ना टूटे, क्योंकि उतना वो लोड बियर कर रहा है, वो इलास्टिक रीजन में मान लीजिए, ठीक है। फिर एक बार आप एक ईंट का या ब्रिक का मार दें उस पर, तो वो टूट जाएगा अचानक से, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें पतला नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली वो टूट जा रहा है, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, ब्रिटिल मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिल मटेरियल का अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचेंगे तो स्ट्रेस इधर है और स्ट्रेन इधर है, ठीक है। तो सेम है, जीरो से आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हुक के नियम का पालन ये भी करेगा यहाँ तक, ठीक है। हुक के नियम का पालन यहाँ तक, मान लीजिए ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसको बोल रहे हैं ए पॉइंट, फिर उसके बाद आपकी इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, ठीक है, ये सॉरी वाई पॉइंट तक ये आपका इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो वाई जो है इलास्टिक रीजन है, यहाँ तक आपका इलास्टिक रीजन है, और ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन तक इसमें यील्डिंग वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोड लगाते जाते हैं, लोड लगाने के बाद क्या होगा, हमें अचानक से अल्टीमेट पॉइंट मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम इतना लोड सह सकता है, और उसके बाद वो कभी भी फेल हो जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी कि फेलियर हो जाएगा, यू और एफ पॉइंट, यू का मतलब अल्टीमेट पॉइंट, एफ का मतलब फ्रैक्चर पॉइंट। तो अचानक से ये फेल हो जाएगा, आगे मटेरियल को लोड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इलास्टिक रीजन के बाद लोड बढ़ाने के बाद वो कभी भी फेल हो सकता है, उसको ही हम उस जोन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ब्रिटिल मटेरियल का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये हमने कंपैरिजन दिखाया है, देख सकते हैं, ये इलास्टिक रीजन है, फिर यील्ड पॉइंट आया, फिर यहाँ पे अपर और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं, फिर उसके बाद आपका अल्टीमेट टेंसाइल, फिर बेकिंग पॉइंट। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए रेड वाला, और ग्रीन वाला ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट को ही प्रोपोर्शनल लिमिट बोल देते हैं, वैसे यील्डिंग होती नहीं है ब्रिटल में, ठीक है। तो ये फिर वहीं उसके बाद थोड़े ही बाद अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है, फिर थोड़ी देर में ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये होप आप लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है मन में, डाउट है, तो उसको जरूर पूछें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।